हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये मैं आपको यूजीसी नेट 2023 दिसंबर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का क्लास। आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और मेरी चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस मिल जाएंगी जो आपको यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंगली रहेंगी। और साथ ही साथ मैं पीवाईक्यू भी लेके आती हूँ और प्रैक्टिस सेशन भी काफ़ी सारी मैंने लेके आई हूँ। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे भी देख सकते हो। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, और देखो इसलिए मैं ये क्वेश्चन करा रही हूँ ताकि आपको पता चले रिसेंट का 3-4 साल का कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको रिवीजन करने में काफ़ी हेल्प करेगा। स्टार्ट करते हैं। देखो, वह सिद्धांत जो यह तर्क प्रस्तुत करता है कि देशों का जैसे जैसे आर्थिक विकास होता है वैसे वैसे ही उनके लोकतांत्रिक बनने एवं लोकतांत्रिक बने रहने दोनों की संभावनाएं अधिक होती जाती है। ये किस सिद्धांत से है? तो ऑप्शन है आश्रितता का सिद्धांत, ऑप्शन है विश्व प्रणाली सिद्धांत, ऑप्शन है आधुनिक उत्कृष्ट सिद्धांत, और फोर्थ है अल्प विकास सिद्धांत। तो थर्ड आंसर हो जाएगा आधुनिक उत्कृष्ट सिद्धांत। वह, एक बार मैं फिर से क्वेश्चन बताती हूँ, वह सिद्धांत जो यह तर्क प्रस्तुत करता है कि देशों का जैसे जैसे आर्थिक विकास होता है वैसे वैसे ही उनके लोकतांत्रिक बनने एवं लोकतांत्रिक बने रहने दोनों की संभावनाएं अधिक होती है। तो ये आधुनिक उत्कृष्ट सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है 52। निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। पहला है, भारत उन पहले देशों में से है जिसने ईईसी के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित की। दूसरा है, सही कथन बताना, हमेशा ध्यान रखना सही पूछ रही है गलत। दूसरा है, द्विपक्षीय संबंधों का 2004 में रणनीतिक साझेदारी के रूप में उन्नयन किया गया। सी है, ईयू भारत के लिए एक एफडीआई के सबसे बड़े स्रोत में से एक है। डी है, ईयू संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक सदस्य है। तो इसमें क्या करना था, इसमें देखो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। सिर्फ हमें ये वाला एलिमिनेट करते तो आपका आंसर आ जाता है। ईयू संयुक्त राष्ट्र महासभा का सदस्य क्यों होगा, वो कोई राष्ट्र थोड़ी है। ठीक है, तो बाकी सब सही है। तो ये स्मार्ट वर्क करते अगर ये दो, देखो ए बी सी सही है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जिसे कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन के तौर पे जाना जाता है किस वर्ष हुआ था? तो 2009 में हुआ था कोपेनहेगन। इससे देखो, जो संयुक्त जलवायु परिवर्तन वाले जितने भी सम्मेलन हुए हैं वो आपके पेपर 1 के लिए भी उतने ही इंपॉर्टेंट है और पेपर 2 में भी आपके पॉलिटिकल साइंस में भी एक क्वेश्चन उससे बनते हैं। तो उस चैप्टर को अच्छे से करना, और एक बार मैं अपने चैनल पे भी आपको उस वाले जितने भी सम्मेलन हुए उसको भी करा दूंगी। अगला है 54 क्वेश्चन, यूके में किसी राष्ट्रीय कार्यक्रम में सिटीजन चार्टर किस वर्ष शामिल किया और क्रियान्वित किया गया था? तो ये किया गया था 1991 में। यूके में किसी राष्ट्रीय कार्यक्रम में सिटीजन चार्टर किस वर्ष शामिल किया गया था? तो 1991 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, यानी मतलब 1 से 50 तक तो आपका पेपर 1 था और 50 के बाद 51 से आपका सब्जेक्ट का था। देखो, अब इसमें मैच द फॉलोइंग है, ए प्ली फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। दूसरा है इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। सी है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म। तो सबसे पहले आपको ये तो पता होगा सी, ये बीडी सावरकर का फेमस है। तो सबसे पहले हम सी का लगाएंगे फर्स्ट। तो सी फर्स्ट हमारा एक से ही मिल जाता। ऐसे सब देखते हैं, कोई मतलब सब इजी ही बुक है। देखो, अपली फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, तो ये हैं आपके जयप्रकाश नारायण। इंडिया ऑफ माय ड्रीम, ये हैं आपके गांधी, एम के गांधी। फिर है, ये तो हम कर लिए, बीडी सावरकर हैं। और मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म, ये हैं आपके राम मनोहर लोहिया की बुक। अगर आप यूपी पीजीटी टीजीटी देना चाहते हो उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, या किसी भी स्टेट का आप पीजीटी दे रहे हो या झारखंड का दे रहे हो या फिर राजस्थान का, तो उसमें भी आपको ये क्वेश्चन आपको हेल्प करेगा। फिर है कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। कथन है, यह सोचना संभव है कि स्वायत्तता में एक प्रकार का कौशल शामिल है जिसे व्यक्ति को विकसित
उसका अभ्यास और बनाए रखना चाहिए। योजना और प्रबंध की यह सतत प्रक्रिया स्वचालित नहीं बल्कि इसके लिए प्रयास और संसाधन अपेक्षित है जिन्हें राज्य द्वारा प्रदत्त सामाजिक और भौतिक स्थितियों में प्राप्त किया जाता है। कारण बोल रहा है तथापि व्यक्तिगत स्वायत्तता के लिए प्रतिबद्धता उदारवादी राज्य को ऐसी सामाजिक और भौतिक स्थितियां प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती जिनके द्वारा नागरिक स्वायत्त बन सकते हैं। यह व्यक्तियों पर निर्भर होना चाहिए कि वे अपनी स्वायत्तता हासिल करने के लिए स्वतंत्र रूप से प्रयास करें। तो इसमें है आपका ए तो सही है बट आर गलत है। एक बार क्यों गलत, एक बार हम फिर से इसको आपको देखो। पहला क्या था, यह सोचना संभव है कि स्वायत्तता में एक प्रकार का कौशल शामिल है। स्वायत्तता में क्या एक प्रकार का कौशल शामिल है जिसे व्यक्ति को विकसित उसका अभ्यास और बनाए रखना चाहिए। योजना और प्रबंध की यह सतत प्रक्रिया स्वचालित नहीं है बल्कि इसके लिए प्रयास और संसाधन अपेक्षित हैं जिन्हें राज्य द्वारा प्रदत्त सामाजिक और भौतिक स्थिति से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, सही लग रहा है। तथापि व्यक्तिगत स्वायत्तता के लिए प्रतिबद्धता उदारवादी राज्य को ऐसी सामाजिक और भौतिक स्थितियां प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। देखो यहाँ पे देखो, बाध्य नहीं कर सकती जिनके द्वारा नागरिक स्वायत्त बन सकते हों। यह व्यक्ति पर निर्भर होना चाहिए कि वे स्वायत्तता हासिल करने के लिए स्वतंत्र रूप से प्रयास करें। तो ये वाला गलत है, ए सही है बट आर गलत है। थर्ड इज द राइट आंसर। अगला है, भारत में भ्रष्टाचार एवं प्रशासनिक सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित समितियों को कालक्रमानुसार ढंग से व्यवस्थित कीजिए। कौन कौन सा है? गोरवाला समिति है, प्रथम प्रशासनिक सुधार है, बोहरा समिति है, संथानम समिति है। तो सबसे पहले हो जाएगा आपका ये गोरवाला समिति, फिर हो जाएगा आपका ये संथानम, फिर है प्रथम प्रशासनिक सुधार, फिर बोहरा समिति। तो इसका हो जाएगा थर्ड आंसर। ठीक है, ए डी बी सी। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग ICT बेस्ड ई गवर्नेंस। ऑप्शन है ई गवर्नेंस रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट, ठीक बात है। ई गवर्नेंस रिड्यूस करेगा, क्यों? ट्रांसपेरेंसी ऑफ गवर्नमेंट, नहीं। ई गवर्नेंस इंक्रीज सिटीजन इनपुट इनटू गवर्नमेंट, ठीक बात है। ई गवर्नमेंट इज इंक्रीज ब्यूरोक्रेसी रेड। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। और क्या पूछ रहा है? नॉट करेक्ट। तो ये क्यों करेक्ट होगा? क्यों रिड्यूस क्यों होगा? इंक्रीज होता है ना, डी। और ये हो जाएगा आपका डी। देखो, ई गवर्नेंस इंक्रीज ब्यूरोक्रेसी रेड नहीं, ये भी नहीं, वो लाल फीता शाही थोड़ी करता, वो तो ट्रांसपेरेंसी करता है। तो कौन सा गलत है? तो बी और डी है, गलत है। बाकी आपका सही क्या है? ए और सी। तो हमारा पूछ क्या रहा था? गलत कौन सा है? निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। सामाजिक और राजनीतिक में संघर्ष अपरिहार्य है। समाज और राजनीतिक में संघर्ष अपरिहार्य, ठीक है। संघर्ष में हिंसा के प्रयोग को ऐसी हिंसा के विरुद्ध प्रदर्शनों से समाप्त नहीं किया जा सकता। सी है, अहिंसक कार्यवाही को 3 पद्धतियों में वर्गीकृत किया जा सकता है: प्रदर्शन और आग्रह, सहयोग और अहिंसा हस्तक्षेप। अहिंसक पद्धतियों का प्रयोग सफलता की गारंटी है। तो इसमें हो जाएगा, देखो, अहिंसक पद्धति का प्रयोग सफलता की गारंटी है, तो ये नहीं है। बाकी देखो, समाज और, ठीक है, संघर्ष में हिंसा के प्रयोग को ऐसी हिंसा के विरुद्ध प्रदर्शन को समाप्त नहीं किया जा सकता। अहिंसक कार्रवाई को 3 पद्धतियों में वर्गीकृत किया जा सकता है: प्रदर्शन, आग्रह, असहयोग, अहिंसक हस्तक्षेप। ठीक है, तो ए बी सी इज द राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से किसने कबीर को मुक्ति दूत कहा है? तो मुक्ति दूत आप कहते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। मुक्ति दूत कौन कहते कबीर को? रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला है, यह किसने कहा कि धर्म मनु की राजव्यवस्था का वास्तविक मानदंड है? तो ये कहते सत्यमित्र दुबे। किसने कहा धर्म जो है ना मनु की राजव्यवस्था का वास्तविक मानदंड है? तो ये बोले थे सत्यमित्र दुबे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
निम्नलिखित में से कौन से कथन भीखू पारेख की मानव प्रकृति की अवधारणा को स्पष्ट करता है? तो देखो, मानव प्रकृति के सभी संदर्भ में कड़ी जांच की जानी चाहिए और उसे पर्याप्त संदेह के साथ देखा जाना चाहिए। बी है, मानव जाति सांस्कृतिक रूप से इस समझ में सन्निहित है कि वे अपने सांस्कृतिक समुदाय में पैदा हुए, पले बढ़े और उसके द्वारा गहनता के से आकार दिए गए। सी है, अपने अलग अलग सांस्कृतिक संदर्भों पर विचार नहीं करते हुए मानव जाति जब महत्वपूर्ण मामलों की बात आती है तो कमोबेश एक समान रूप से व्यवहार करती है। डी है, यद्यपि त्वचा का रंग, लिंग, लंबाई और अन्य शारीरिक विशेषता सार्वभौमिक रूप से साझी है, तथापि विभिन्न समाजों में उन सभी को अलग अलग ढंग से अवधारित किया जाता है, इसके भिन्न भिन्न अर्थ और महत्व हो जाता है। तो इसका हो जाएगा आपका ए, बी और डी। अपने अलग अलग सांस्कृतिक संदर्भ पर विचार नहीं करते हुए मानव जाति सब महत्वपूर्ण मामलों की बात आती है तो कमोबेश एक समान रूप से व्यवहार करते हैं। ये वाला इसको एलिमिनेट करना था हमें, तो आंसर आ जाता ए, बी और डी। अगला है, राम मनोहर लोहिया से संबंधित कथनों में से कौन सा सही है? उन्होंने 7 प्रकार की क्रांति की है, उन्होंने दल विहीन लोकतंत्र की बात की है, वो एस्पेक्ट ऑफ सोशल पॉलिटिक्स के लेखक है, उन्होंने 4 स्तंभ वाले राष्ट्र की अवधारणा नहीं दी, तो नहीं, उन्होंने चौखंबा स्टेट तो दिया था राज, तो ये तो नहीं होगा। क्या पूछ रहा है, कौन सा कथन सही है? नहीं दिया, नहीं, उन्होंने दिया था, तो हमें डी, तो ए, सी, ई आंसर हो जाएगा। उन्होंने कहा, स्वतंत्रता के विकास का इतिहास मानव संबंध की पूर्णता का इतिहास है। उन्होंने कहा, स्वतंत्रता के विकास का इतिहास मानव संबंध की पूर्णता का इतिहास है। ए फिर है, वह एस्पेक्ट ऑफ सोशलिस्ट के लेखक हैं, ठीक बात है। और ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब मैच करना है। वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत, नवलोक प्रबंध, मानव संबंध सिद्धांत, तार्किक निर्णय प्रक्रिया सिद्धांत। वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत ए में हो जाएगा आपका सेकंड, है ना, ए में सेकंड। वास्तविक कार्य विज्ञान का विकास जो श्रमिक के प्रबंध दोनों के लिए समान रूप से लाभकारी हो। ठीक है, ये विज्ञान से अविज्ञान विकास लगा सकते थे। फिर है नया लोक प्रबंध, यह सरकार के अपने कार्यक्रमों सेवाओं की गुणवत्ता के लिए सतत प्रयास करना चाहिए और मांगों के अनुसार समायोजन होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका थर्ड, बी में थर्ड, ए का सेकंड, बी का थर्ड, और सी मानव संबंध का क्या है, संगठन को सामाजिक प्रणाली के रूप में देखा जाता है और संगठन के उग्र उत्पाद में अनौपचारिक तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और डी में हो जाएगा आपका तार्किक निर्णय प्रक्रिया 3 चरण, बौद्धिक क्रियाकलाप, डिजाइन संबंधी क्रियाकलाप, विकल्प और क्रियाकलाप शामिल होते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 65। निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। यूएन चार्टर का अध्याय 7 के अंतर्गत सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने और बहाल करने के लिए कार्रवाई कर सकती है। अनुच्छेद 41 के अंतर्गत प्रतिबंध के उपायों में सशस्त्र बल का प्रयोग शामिल नहीं है। सी है, प्रतिबंध को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा हटाया जा सकता है। डी है, सुरक्षा परिषद द्वारा शांतिपूर्ण परिवर्तन में सहायता करने, असंवैधानिक परिवर्तन के प्रतिवरण आदि के लिए प्रतिबंधों को लागू किया गया। तो देखो क्या है इसमें, देखो पहला सही है, दूसरा सही है और ये डी सही है। प्रतिबंधों को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा हटाया जा सकता है, नहीं, दोनों के द्वारा हटाया जाएगा सुरक्षा परिषद भी। तो ऑप्शन हमें सी को एलिमिनेट करना, तो ए, बी, डी सही कथन चुनना था ना, सही कथन को।
ठीक है, 65 हो गया। अगला क्वेश्चन 66, एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज द थ्योरी ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटी, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, द डायनामिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गाइडलाइंस टू करंट ट्रांसफॉर्मेशन इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। डी है द ह्यूमन प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन। तो देखो एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर आपका हो जाएगा हर्बर्ट साइमन, तो बी में हमारा हो जाएगा फर्स्ट। तो बी में फर्स्ट हमारा एक से ही आ जाता है, बट हम सारा करते हैं। ए में क्या हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव इन डेवलपिंग कंट्रीज थ्योरी ऑफ प्रिज्मेटिक, सबको पता है रिक्स का है, तो ए में 3, ए में 3 तो इसका हो जाएगा थर्ड आंसर। और सी में है द डायनेमिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गाइडलाइन टू करेंट ट्रांसफॉर्मेशन इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, तो ये हो जाएगा जेराल्ड ई काइडेन, ऑप्शन सेकेंड। द ह्यूमन प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, तो डी का है फोर्थ, एल्टन मियो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को इतिहास की मार्क्सवादी अवधारणा या भौतिकवादी अवधारणा के अनुसार उनके सैद्धांतिक क्रम में लगाइए। क्या है, इतिहास को मार्क्सवादी अवधारणा या भौतिकवादी अवधारणा के अनुसार उनके सैद्धांतिक क्रम में लगाइए। तो पहले हम चारों ऑप्शन आपको पढ़ के सुनाती हूँ, फिर उसका आंसर बताती हूँ आपको। देखो, सर्वहारा वर्ग राजनीतिक सत्ता पर कब्जा करता है और उत्पादन के साधनों को राष्ट्र की संपत्ति बना देता है। बी है, अंततः सर्वहारा वर्ग स्वयं को समाप्त करता है, सभी वर्ग भेदों और वर्ग संघर्षों को समाप्त करता है तथा राष्ट्र के रूप में राष्ट्र को समाप्त करता है। सी है, यद्यपि उत्पादन की पूंजीवादी पद्धति जनसंख्या के अधिकांश बहुमत को अधिकाधिक सर्वहारा वर्ग में बदल देता है, तथापि वो एक शक्ति सृजन करता है जो पूंजीवाद के विरुद्ध एक क्रांति के उद्भव को प्रेरित करती है। डी है, समाज की वर्तमान संरचना वर्तमान शासक वर्ग, बुजुर्गा वर्ग और द्वारा सृजित की जाती है। ई है, वास्प मशीनरी और मशीनरी द्वारा मशीनों के निर्माण ने सामंतवाद के अधीन पुराने विनिमय को आधुनिक उद्योग में रूपांतरित कर दिया। तो इसका हो जाएगा ई, पहले हो जाएगा वास्प इंजन और मशीनरी, ठीक है। फिर डी होगा, समाज वर्तमान में संरचना शासक बुर्जुआ द्वारा सृजित हुआ। फिर सी हो जाएगा, यद्यपि उत्पादन की पद्धति जनसंख्या के अधिकांश बहुमत को अधिक सर्वहारा वर्ग में बदल देता है, तथापि वह शक्ति सृजन करता है और पूंजीवाद के विरुद्ध एक क्रांति का उद्भव करता है। फिर ए हो गया, सर्वहारा वर्ग राजनीतिक सत्ता पर कब्जा करता है और उत्पादन के साधनों को राष्ट्र की संपत्ति बना देता है। और बी है, अंततः सर्वहारा वर्ग स्वयं को समाप्त करता है, सभी वर्ग भेदों को वर्ग संघर्षों को समाप्त करता है तथा राष्ट्र के रूप में राष्ट्र को समाप्त करता है। तो ये हो जाएगा, लास्ट में भी हो जाएगा, ठीक है। तो ई डी सी ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह ने किस वर्ष चीन की यात्रा की थी? 2008 में। अगला है, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो जोसेफ शुम्पीटर है। कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है? जोसेफ शुम्पीटर है। अगला है, कथन कारण का अहिंसा गांधी के द्वंद्व समाधान मॉडल की अनुपूरक थी जो सामाजिक परिवर्तन और राजनीतिक कार्रवाई का निश्चित रूप से सबसे मूल और रचनात्मक मॉडल था। फिर है यह राजनीतिक सिद्धांत धीरे धीरे राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन एवं प्रमुख विचारधारा बन गया जिसमें गांधी सर्वोपरि रहे। तो दोनों सही है, उसकी सही व्याख्या कर रहा है। अगला है क्या है, निम्नलिखित में से कौन दो देश नौसेना मलक्का जलडमरू में संयुक्त रूप से गश्त लगाई? तो ये लगाए थे भारत और यूनाइटेड स्टेट। सेकंड आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से किसने शक्ति संतुलन शब्द के 8 अलग अलग अर्थ बताए हैं? तो अर्नेस्ट हास ने शक्ति संतुलन के 8 अलग अलग अर्थ बताए हैं।
अगला है मनु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कूटनीति राष्ट्र का आधार नहीं है। नहीं है तो अनुबंध। देखो क्या क्या विग्रह है, तटस्थ है, संश्रय है। अगला मजदूर किसान संगठन जिसको MKSS के द्वारा भारत ने किस आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई। तो ये था आपका ये जन सुनवाई, ऑप्शन थर्ड। अगला है आपका निम्नलिखित में कौन सा देश एशियन टाइगर अर्थव्यवस्था के अंतर्गत नहीं आता है। तो एशियन टाइगर अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कौन नहीं आता। तो बर्मा नहीं आता है। और कौन आता है, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, हांगकांग। क्या एशियन टाइगर। अगला है 75 हो गया। 76 निम्नलिखित में कौन सा कथन महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है। देखो अहिंसा हमारी प्रजाति का कानून है क्योंकि हिंसा पाशविक कानून है। एक राष्ट्र जो असित बलिदान देने में समर्थ है वह असीमित ऊंचाई तक जाने में समर्थ है। सी है यह समान देश अपने शत्रु से प्रेम करो, न केवल महानतम आदर्शवाद बल्कि सर्वाधिक व्यवहारिक राजनीतिक भी। डी पागल लोगों की दुनिया में समझदार होना अपने आप में एक प्रकार का पागलपन है। मेरा राष्ट्रवाद गहन अंतरराष्ट्रवाद है। तो ये क्वेश्चन में कोई आंसर नहीं हुआ था तो इसको ड्रॉप किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। गांधी के सत्याग्रह के सिद्धांत के निम्नलिखित में कौन से पहलू अपनी अविश्वास से ग्रस्त बहुल समाजों में संवाद की प्रक्रिया में सहायक होता। अब ये देख लो गांधी जी से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आपको दिख गया। तो गांधी जी से जितने भी फैक्ट हैं वो आपको अच्छे से पढ़ना है, उनकी विचारधारा। और मैंने महात्मा गांधी को भी अपने चैनल पे करा रखा है। बहुत सारे इंडियन में जो थिंकर हैं उनको मैंने कहा आप एक बार प्लेलिस्ट जो है, आप चैनल पे हो तो एक बार प्लेलिस्ट को चेक करना। मैंने वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर भी बहुत मतलब जितने भी हैं लगभग मैंने करवा रखा है और इंडियन थिंकर को भी करवा रखा है। तो आप उसे देख सकते हो। एक बार आपका थ्योरेटिकल पार्ट एक बार कवर हो जाए तो फिर जितने भी MCQ हो रहे हैं वो तो आपको करने ही है। जितनी ज़्यादा आप MCQ कर लो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर लो तो आपको हेल्प करेगा। तो ठीक है, अब देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से यही फायदा कि कहाँ से किस किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक, तो इसमें क्या है, इसका आंसर है आपका A, D, A, B, D। और सी को सत्याग्रही संवाद स्थिति का सृजन पुनः सृजन करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। नहीं हो, यही गलत, इसी को एलिमिनेट करना था। अगला है 78। निम्नलिखित में से किसने सामाजिक सुधार के भाग के रूप में आत्म सम्मान आंदोलन की शुरुआत की थी। तो ये थे E.V. रामास्वामी नायकर। अगला संविधान सभा को सलाह देने हेतु प्रांतीय भाषाई आयोग किस नाम से लोकप्रिय था। तो ये था धर आयोग के नाम से लोकप्रिय था। अगला राज्यपाल की योग्यता और नियुक्ति के बारे में क्या सही, वह भारत का नागरिक हो। ठीक बात है। नहीं, यो राज्यपाल में ये नहीं होगा, ये तो बी को आपको से प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होगा तो वो 6 वर्ष काल। ठीक है, वो प्रधानमंत्री संबंधित स्वयं लिखकर अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। तो क्या पूछ रहा है, नहीं, सिर्फ एक ही सही होगा। राष्ट्रपति करते हैं ना इसकी नियुक्ति, उसे प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये भी नहीं होगा। वह 6 वर्ष के कार्यों के लिए राज्यपाल के पद पर नहीं, वो प्रसाद पर्यंत रहते, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं। वो प्रधानमंत्री संबंधित स्वयं लिखकर अपने नहीं। ठीक है, वो ये सिर्फ एक सही था। अगला है 81। निम्नलिखित संगठनों में उनके स्थापना वर्ष के अनुसार से कालक्रम में सजाइए। तो है टॉलस्टॉय फॉर्म है, अभिनव भारत है, रामकृष्ण मिशन है, शारदा सदन है, बहिष्य हितकारिणी सभा। तो सबसे पहले शारदा सदन हो जाएगा, फिर सी हो जाए रामकृष्ण मिशन हो जाएगा, फिर बी है अभिनव भारत है, फिर ए हो जाएगा, फिर ई हो जाएगा। ये किए थे अम्बेडकर जी, बाद में किए थे। इस तरीके से आप मतलब ऐसे बहुत टफ नहीं था। अगर आप टॉलस्टॉय महात्मा गांधी ने कहा साउथ अफ्रीका में किया था, अब बहिष्कृत बाद में किया था, तो आप ये दोनों को भी लेके, बाकी ये सब तो पहले के थिंकर्स थे। तो इस तरीके से भी आप इसको क्रम में सजा सकते थे, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। हर कुछ आप पढ़े हुए नहीं रहोगे, आपको कुछ एग्जाम में समझ से भी करना पड़ेगा, कौन से थिंकर कब थे, तो वही जब पता रहेगा तो आप वो आसानी से कर लोगे। अगला है निम्नलिखित कौन सा विषय पे महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच विवाद का विषय नहीं था, पूछ रहा है। ठीक है, तो औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता, ये दोनों में विवाद का विषय नहीं, मतलब
वाद विवाद का विषय नहीं था, ये था ऑप्शन डी, फोर्थ आंसर। 83 है, निम्नलिखित में कौन सा प्राक्कलन समिति का कार्य नहीं है? तो प्रशासन में दक्षता और मितव्यय लाने के लिए वैकल्पिक नीति का सुझाव नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। फिर है जांच करने के प्राक्कलन समिति में निहित नीतियों के धन और समुचित व्यय। फिर है तीसरा CAG की रिपोर्ट की किस दृष्टिकोण से जांच करना कि संसद द्वारा स्वीकृति धन से संबंधित प्राधिकरण द्वारा उपयोग, तो यही वाला नहीं है, ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। अगला है, ये देखो कितना इजी क्वेश्चन था ये, जो फाइंड द डिफरेंट वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशंस गिवन बिलो द इन असेंडिंग ऑर्डर। देखो फर्स्ट वेव, उसके बाद क्या होगा, फर्स्ट रिवर्स वेव आएगा, सेकंड वेव, फिर सेकंड रिवर्स वेव आएगा, फिर थर्ड वेव आएगा। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, सबसे पहले फर्स्ट वेव आएगा, फिर फर्स्ट का रिवर्स वेव आएगा, तो पहले B आएगा, फिर A आएगा, फिर C आएगा, फिर सेकंड का रिवर्स, फिर थर्ड वेव, ऑप्शन थर्ड मतलब सेकंड इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विचार सहभागी लोकतंत्र से संबंधित है? कौन से विचारक, सॉरी, देखो कैरोल पेटमैन है, इयान सेपियो है, बेंजामिन बार्बर है, यूरगेन हैबरमास है, CB मैकफर्सन है। तो थर्ड हो जाएगा ACE। तो ए में है आपका कैरोल पेटमैन है, फिर है बेंजामिन बार्बर और फिर है CB मैकफर्सन। 87 पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली में प्रकाशित शोध द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो वुडरो विल्सन की थी, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इन वुडरो विल्सन को पॉलिटिकल ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फादर भी कहा जाता है, फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम फॉलोइंग, weapons of mass destructions inter alia include atomic explosive weapons। दूसरा है biological weapons are not include under the category of weapons of mass destructions। C है chemical weapons convention outlay the weapons of mass destructions। chemical weapons conventions entered into force in 1988। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है, चूज द करेक्ट, तो करेक्ट जो है सही है वो A और C है सही, तो A है आपका ये वाला सही है और ये है A और C इज द राइट आंसर। अगला है एंटोनियो ग्राम्सी है, रॉबर्ट पटनम है, माइकल ऑक्सफोर्ड है, मैक्स वेबर है। ऑन ह्यूमन कंडक्ट, प्रिजन नोटबुक, द प्रोटेस्ट ethic and the spirit of capitalism, burling along the collapse and the removals of American community। तो देखो प्रेजेंट नोटबुक सबको पता है किनका है, एंटोनियो ग्राम्सी। तो ए में हमें सेकंड लगाना था, तो आपका एक से ही आंसर आ जाता। फिर बी में क्या हो जाएगा, रॉबर्ट पुटनम का है आपका बर्लिंग अलॉन्ग द कोलैप्स एंड द रिमूव ऑफ अमेरिकन कम्युनिटी। सी है माइकल ऑक्सफोर्ड है, ऑन ह्यूमन कंडक्ट, ये आपके क्या बोलते हैं कंजर्वेटिव थिंकर है, आधुनिक कंजर्वेटिव थिंकर है। मैक्स वेबर का क्या है, थर्ड मैक्स वेबर का है थर्ड वाला आंसर होगा ना, तो मैक्स वेबर का क्या हो जाएगा, थर्ड। ए में सेकंड है, बी में फोर्थ है, थर्ड होना चाहिए ना, ठीक है थर्ड, हाँ, द प्रोटेस्ट एंड एथिक्स स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ठीक है थर्ड इसका आंसर है। अगला 89, निम्नलिखित, देखो ए में सेकंड है, ठीक है, बी में, अच्छा हिंदी मैंने इंग्लिश में जो दिया था उसमें थर्ड दिया था, हिंदी जो वर्जन होगा उसमें दो बार सेकंड ही दे दिया था। तो आपको वही बात है, कभी कभी एग्जाम में क्या होता है ना, इंग्लिश और हिंदी दोनों देखना पड़ता है, ठीक है। अगला है आपका निम्नलिखित में से निम्नलिखित को एक ऐसे क्रम में लगाइए जो सिविल सोसाइटी की अवधारणा को ऐतिहासिक और संकल्पनात्मक रूप से प्रस्तुत करता हो। इसे एक सामूहिक अस्तित्व के रूप में समझा जा सकता है जो समाज से जन्म लेता है और विशिष्ट तथा सीमित प्रयोजन के लिए मौजूद रहता है। बी है, यह अवधारणा आर्थिक और राजनीतिक उदारवाद का भाग है जिसका उद्भव जॉन लॉक से हुआ और स्कॉटिश जागृति से प्रख्यात हुआ था।
सी है सिविल सोसाइटी, परिवार, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक आदि के साथ साथ बृहत समाज के अनेक क्षेत्रों में से एक है। इस अवधारणा को 19वीं सदी में हीगल और मार्क्स के आलेखों में महत्वपूर्ण स्थान मिला। इस अवधारणा का पहला संधि योजन यूरोप 17वीं और 18वीं सदी में हुआ। तो ये तीसरा है CAEBD, ठीक है, उस क्रम में लगाना था। 89, 90 क्वेश्चन क्या है? 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 हैज स्टिपुलेटेड दैट द फॉलोइंग मेजर प्रोविजन रिगार्डिंग पंचायत राज, ठीक है। तो उसमें A, B और D हो जाएगा, C को एलिमिनेट करना था। तो क्या C में क्या है? द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट कैन नॉट इंडो द पंचायत विथ एनी मोर पावर the authority of their functions as the institutions of self government। तो ये इसी को एलिमिनेट करना था। A, B और D इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 91 क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा नॉजिक के आधिकारिक सिद्धांत का एक सिद्धांत नहीं है? तो यह अंतिम अधिग्रहण का सिद्धांत इस बात का विवरण है कि लोग कैसे वस्तुओं के अंततः स्वामी बनते हैं जिन्हें के अनुसार हस्तांतरित किया गया। तो ये थर्ड है। अगला, विच ऑफ द सब्जेक्ट इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। अब ये भी आपको, अब देखो इसे क्या, देखो बस इसमें क्या, आपको जितने भी लिस्ट में है सब कॉन्करेंट लिस्ट, सब लिस्ट में जो है वो आपको एक बार गो थ्रू हो जाना, और मैं उसको शॉर्ट्स के में भी डाल दूंगी ताकि आप कई बार उसे देखो तो आपको याद रहे। शायद मैंने डाल भी रखा, फिर से डाल दूंगी। तो मार्केट एंड अफेयर ये नहीं है, नोट बोल रहा था ना, तो ये नहीं है। नेक्स्ट में चलते हैं 93। आज मैं 50 क्वेश्चन कराऊंगी, 50 क्वेश्चन जो बच जाएंगे वो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। अगर आप कहोगे कि पेपर 1 का भी करा दूं, तो अगर आप कमेंट में लिखना कि आपको पेपर 1 का भी क्वेश्चन चाहिए तो मैं उस पेपर 1 भी करा दूंगी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही चुनिए। इसमें सही है आपका A और C, तो वही हम पढ़ते हैं। A और C में क्या बोल रहा है? 1 अप्रैल 1950 भारत चीन के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित करने वाला पहला गैर समाजवादी समूह का देश बना, ठीक है। A और C में क्या है? द्विपक्षीय संबंध के सुधार का पहला चरण इतना में शुरू हुआ, ठीक है, याद रखना इसको। अगला है, निम्न कौन अवधारणा जॉन रॉ से संबंधित नहीं है? जस्टिस एज अ फेयरनेस है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, क्लास इन सेल्फ, नेबल ऑफ इग्नोरेंस, तो तीसरा नहीं है। अगला क्वेश्चन है 9, देखो ACO, ब्रिक्स, आसियान, EEC। तो देखो इसमें आसियान सबसे पहले कब हुआ था? ये हो जाएगा ना आसियान। C में तुम्हारा ये हो जाएगा ना, इसमें हुआ था आसियान, हो जाएगा आपका ये 67। तो C में हमारा फर्स्ट हो गया, एक से ही आ गया। और ACO कब है? 2001 में। फिर है ब्रिक्स है आपका 2006। फिर EEC है आपका 57। आगे चलते हैं, निम्नलिखित प्रशासनिक विचार को सिद्धांत का कालक्रम में सजाइए। FW विलोबी, मैक्स वेबर, डेविड ईस्टन, एल्टन मेयो। तो 96 BADC। तो बी में क्या है? मैक्स वेबर, ए है विलोबी, फिर है एल्टन मेयो, फिर है डेविड ईस्टन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र के बारे में रचनावादी तर्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 97 का हो जाएगा थर्ड, A और C। तो C और D। रचनावादी संस्कृति ऐसी चीज मानता है जो वंशानुगत नहीं होती, बल्कि उनका निर्णय और आविष्कार किया जाता है। रचनावादी तर्क यह दावा करता है कि संस्कृत का कार्यकरण प्रभाव होता है। तो C और D, बार बार A और C बोले, C और D इससे। अगला है, निम्न कौन सा विचार समन्वयवाद से संबंधित है? तो ये है आपके कबीर, समन्वयवाद से संबंधित है। 99, जवाबदेही की अवधारणा की विशेषता क्या है? तो इसका विशेषता, जवाबदेही एक संबंध में मौजूदा होती है जब किसी व्यक्ति या निकाय के कार्यों का निष्पादन किसी अन्य की निगरानी, निर्देश या अनुरोध के अधीन होता है, जिससे उस व्यक्ति या निकाय को अपने कार्यों के लिए औचित्य बताना चाहिए। और दूसरा है B, विभिन्न प्रकार की जवाबदेही, जैसे विधिक जवाबदेही, सामाजिक जवाबदेही, राजनीतिक जवाबदेही।
ठीक है, आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। 1980 के दशक में भारत में बाजार अनुकूल और व्यवसाय अनुकूल राज्य हस्तक्षेप के मध्य अतुल कोहली के द्वारा किए गए विभेद के संदर्भ में सही कथन को ज्ञात कीजिए। देखो, व्यवसाय अनुकूल कार्य नीति मुख्यतः स्थापित उत्पादन को सहायता देती है। बाजार अनुकूल कार्यनीति एवं नए प्रवेश प्रतियोगी एवं ग्राहकों को सहायता पहुंचाती है। तो ए और डी। ठीक है फ्रेंड्स, आज मैंने 50 क्वेश्चन कराया है। काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैंने 50 क्वेश्चन आज कराया है। नेक्स्ट क्लास में मैं जिसमें 50 क्वेश्चन बचे वो करा दूंगी। अगर आपको किसी वजह से चैनल हेल्प करा तो प्लीज़ जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।